नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे थे और ये उसका अंतिम वीडियो होगा। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका के जो एक्टिव वोल्केनो हैं, इम्पोर्टेंट एक्टिव वोल्केनो इन नॉर्थ अमेरिका, तो ये लिस्ट बना लीजिए। नंबर 1 है अनिचाकचक, नंबर 2 माउंट हेलेंस, नंबर 3 माउंट रेनियर, 4 पोपोकाटापेटल, 5 पेरिकुटीन, 6 पे मौना लोआ है, 7 पे मौना किया है, 8 पे किलायू है, 9 पे पीली है। ठीक है, इतने एक्टिव वोल्केनो हैं। कौन कहाँ पर है इसको हम आपको बता रहे हैं। आपका एटलस में अगर नहीं भी मिलेगा तो आप मार्क कर लीजिए, जहाँ जहाँ हम बता रहे हैं वहाँ पे आप निशान बना लीजिए इस टाइप का, और हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अनिचाकचक, अनिचाकचक दोस्तों यहाँ पर है। ये आपका अलास्का वाला रीजन है, यूएसए से संबंधित है। और जो हेलेंस है वो हेलेंस ये है, ये आपका हेलेंस हो गया, ये आपका रेनियर हो गया, यहाँ ये पोपोकाटापेटल है, और ये पेरिकुटीन है मैक्सिको में। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 हैं, मौना लोआ, किलायू, मौना किया। ये 3 यहाँ पर हैं, हवाई जो स्टेट है यूएसए का। और एक यहाँ पर आप देखेंगे पीली है, जो कि मार्टिनिक आइलैंड पर अवस्थित है। ठीक है, फ्रांसीसी ये आइलैंड है। तो ये सारे के सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। ठीक है, तो नंबर 1 कहाँ है? अलास्का। तो माउंट हेलेंस, अनिचाकचक और रेनियर, इन तीनों को आप कोड कर दीजिए यूएसए से। ओके, ये तीनों यूएसए में है। अनिचाकचक अलास्का में, माउंट हेलेंस कास्केड वाले क्षेत्र में, यानी कास्केड से संबंधित है माउंट हेलेंस, कास्केड श्रेणी से संबंधित है। ये दोनों एक्टिव वोल्केनो हैं। कौन कौन से? हेलेंस और रेनियर, ये दोनों हो गए। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे पोपोकाटापेटल और पेरिकुटीन, ये दोनों ही मैक्सिको से संबंधित हैं। मैक्सिको संबंधित है, ये देखिए पोपोकाटापेटल और पेरिकुटीन। पीली को देख लेते हैं। पीली यहाँ पर है दोस्तों, और यहाँ पर एक आइलैंड है लेज़र एंटिलीज से संबंधित, उसका नाम है मार्तिनिक। मार्तिनिक आइलैंड है, और ये आइलैंड फ्रांस का है। ओके, और उसी पर अवस्थित है पीली। ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है जो कैरिबियन आइलैंड में है। ठीक है, फिर आप देखेंगे मौना लोआ, मौना किया और किलायू, इन तीनों का संबंध है हवाई आइलैंड से। हवाई आइलैंड जो कि किसका है? यूएसए का एक स्टेट है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं हवाई की, फिर आगे बढ़ते हैं। हवाई में हम देखेंगे कि एक तो ये नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए है, यूएसए का अंतिम स्टेट, 50वां स्टेट बना ये। और देखिए यहाँ कई सारे जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है मौना लोआ, एक है किलायू, ठीक है, एक है मौना किया, ये 3 एक्टिव वोल्केनो हैं आपके हवाई द्वीप से संबंधित। जिनमें से आप समझिए जो किलायू है दोस्तों, ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय
ज्वालामुखी है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वोल्केनो है पूरे वर्ल्ड में वो है किलायू, जो आपका हवाई द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, हवाई द्वीप की जो राजधानी है दोस्तों, इसका नाम है होनोलुलु। क्या नाम है? होनोलुलु। इसकी राजधानी है हवाई की। और होनोलुलु के बारे में जानिए कि इसको प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहते हैं। क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा जाता है इसको। क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे होनोलुलु को कहते हैं। एक बात ये। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि यूएसए का यह एकमात्र ऐसा स्टेट है, प्रांत है, जहाँ पर कॉफ़ी की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। एकमात्र स्टेट है ये। तो यूएसए का एकमात्र प्रांत जहाँ कॉफ़ी की कृषि होती है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको और यहाँ पे याद रखना है कि जो शुगर केन है यानी गन्ने की प्रोडक्टिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी की, यानी पर हेक्टेयर में उत्पादन बहुत ज़्यादा है। यानी कि गन्ने की उत्पादकता यहाँ बहुत ही अधिक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें ये हो गई हवाई से संबंधित। यहीं पर दोस्तों हमको कुछ उत्तरी अमेरिका के रेल मार्ग पढ़ने हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से रेल मार्ग इम्पोर्टेंट हैं। देखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, 3 रेलवेज यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है कनाडा पैसिफिक रेलवे, जिसको सीपीआर बोलते हैं। एक है कनाडा सेंट्रल रेलवे, सीएनआर बोलते हैं इसको। और एक है सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, यानी कि सीपीआर, ये भी हो गया। तो 3 यहाँ पर रेलवे हैं जिनको आपको जानना है। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे ये आपका है वैंकूवर आइलैंड, कनाडा का। तो चाहे वो सीएनआर हो चाहे वो सीपीआर हो, दोनों का वेस्टर्न जो जंक्शन है वो है वैंकूवर। पश्चिम सबसे यही हिस्सा है। वैंकूवर से स्टार्ट हो। तो पहले देखते हैं हम सीपीआर, कनाडा पैसिफिक रेलवे। वैंकूवर से स्टार्ट होती है और चलते चलते ये चली जाती है। यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है न्यू ब्रुंसविक। न्यू ब्रुंसविक एक कनाडा का है, न्यू ब्रुंसविक। इसका नाम हो जाएगा सीपीआर, यानी कनाडा पैसिफिक रेलवे वैंकूवर आइलैंड से शुरू हो करके न्यू ब्रुंसविक तक जाती है। एक ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है सीएनआर, कनाडा सेंट्रल रेलवे। तो कनाडा में एक यहाँ स्थान है, शायद आपके एटलस में ना मिले तो आप बना लीजिएगा। इसका नाम है प्रिंस रूपर्ट। प्रिंस रूपर्ट एक प्लेस है। प्रिंस रूपर्ट से स्टार्ट होती है ट्रेन और जाती है पहले वैंकूवर। तो दोनों का हो गया पश्चिमी जंक्शन। वैंकूवर जाती है और वैंकूवर से होते हुए ये पहुंच जाती है जो आप नोवा स्कोशिया देखेंगे। नोवा स्कोशिया का जो राजधानी है वो है हैलिफैक्स। हैलिफैक्स तक जाती है और इसका नाम दे देंगे हम सीएनआर। ठीक है। तो कनाडा नेशनल रेलवे प्रिंस रूपर्ट से शुरू होकर वैंकूवर जाती है। वैंकूवर से होकर के नोवा स्कोशिया की राजधानी हैलिफैक्स तक जाती है। और नोवा स्कोशिया के बारे में एक पॉइंट आप लिखेंगे, क्या? कि ये सेब की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
सेब उत्पादन, सेब खाना है तो कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे नोवा स्कोशिया। ओके, यहीं पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ये आइलैंड देख रहे हैं, इस आइलैंड का नाम है न्यू फाउंड लैंड। अब न्यू फाउंड लैंड के बारे में क्या जानना है देख लीजिए, तब बताते हैं एक और रेलवे। न्यू फाउंड लैंड में दोस्तों जो ये वाला इसका तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र यानी कि न्यू फाउंड लैंड जो कनाडा का एक द्वीप है, इसका जो तटीय यानी कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र, वास्तव में क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जहाँ पर होता है, देखिए कैसे होता है। जैसे मान लिया हमने कहा कि ये कोई मैदानी क्षेत्र है और इसके बाद फिर ये हम महासागर में जा रहे हैं, ये महासागर है, ठीक है, ये मान लीजिए महासागर। तो इसका जो ये कोस्टल रीजन होता है, तटीय क्षेत्र, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, इसी को हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, जिसकी गहराई कम होती है, सूर्य का प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाता है, नदियों की तरह डिपॉजिट किया जाता है यहाँ पर, तो जैविक घटकों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशा होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो न्यू फाउंडलैंड का तटीय क्षेत्र है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एग्जाम्पल है, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक कहा जाता है इसको। और ये ग्रैंड बैंक मत्स्य उत्पादन के लिए, फिशरीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है ग्रैंड बैंक, जो कनाडा का है, ठीक है। और यहीं पर एक स्थान आपको मिलेगा सैन जोन्स। और सैन जोन्स के बारे में जानिए कि यहाँ से मछलियों का निर्मात यानी मत्स्य का, फिश का एक्सपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इस पोर्ट का नाम ही पड़ गया है फिश पोर्ट। फिश पोर्ट कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, ये हो गया आपका ये। अब एक रेलवे और बचा है, वो यूएसए का है। यूएसए में आपने यहाँ से एक स्थान पढ़ा था, सैन फ्रांसिस्को, और यहाँ पर आपने लॉन्ग आइलैंड पर एक स्थान देखा था, न्यूयॉर्क सिटी। तो जो जो सेंट्रल पैसिफिक रेलवे है, सीपीआर, सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, ये सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट होकर के न्यूयॉर्क सिटी तक जाती है। ये 3 रेल मार्ग आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर पनामा, यहाँ पर हमने कहा था कि ये देखिए पहले ऐसे जुड़ा हुआ था, इसको कहते थे पनामा स्थमस। जैसे मान लिया हमने कहा कि ये हिस्सा साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था, इस तरह से जुड़ा हुआ था, ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था, तो इसको हम कहते थे पनामा स्थमस, पनामा स्थल संधि इसको कहा जाता था, ठीक। फिर क्या हुआ कि इसी को काट करके एक नहर का विकास किया गया, और ये नहर चालू हुई 1914 के लगभग। तो जब इस
को काटा गया, इधर है आपका अटलांटिक अंध महासागर और इधर है प्रशांत महासागर पैसिफिक। तो अटलांटिक के जल का बहाव बहुत तेज़ी से हो रहा था प्रशांत महासागर की ओर। जल कंट्रोल नहीं किया कर पा रहे थे, क्योंकि कितनी लंबाई है ही है, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर लंबाई इसकी कुल है, 90 मीटर चौड़ाई है इसकी। ठीक, तो जब इसको काटा गया तो यहाँ के जल को कंट्रोल नहीं किया कर पा रहे थे, बहुत तेज़ी से जल बह रहा था और नहर बार बार टूट जा रही थी। तो इसके लिए एक उपाय किया गया। मान लिया यहाँ से कट है ये, तो उपाय ये किया गया कि पहले इसको ज़्यादा काट करके यहाँ पर एक झील का निर्माण कर दिया गया, एक झील का निर्माण किया गया यहाँ पर। ठीक है, और इस झील का नाम है गटून लेक। गटून लेक, गटून लेक का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि अटलांटिक के बहाव को कंट्रोल करना था, इसलिए गटून झील का विकास किया गया। अब क्या होगा, जल यहाँ से आएगा तेज़ी से और यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा और फिर यहाँ से नहर इधर जोड़ दी जाएगी, यहाँ से नहर जोड़ दी जाएगी, तो ये बन गया पनामा नहर। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये पनामा कैनाल हो गया। 3 कैनाल आपको हमने बताई हैं इस कॉन्टिनेंट में, तीनों को आप मेमोराइज़ कीजिएगा। जब ये कैनाल बन गया, इसको यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा पनामा को, कि इसका पासिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। कुल 12 मीटर की इसकी गहराई है, तो इसका जो पास करने का तरीका है शिप को, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से उसको टेक्निकली हैंड किया जाता है। तो अब देखिएगा कि यहाँ 2 बंदरगाहों का विकास हुआ है। कितने बंदरगाहों का? 2 बंदरगाहों का विकास हुआ है। अटलांटिक के तट पर जो बंदरगाह है इसका नाम है कोलोन, दोनों पनामा के ही है। और जो प्रशांत महासागर के तट पर बंदरगाह का विकास हुआ है इसको कहते हैं पनामा सिटी बंदरगाह। ठीक है, ये 2 बंदरगाहों को आप ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन बंदरगाह और प्रशांत महासागर के तट पर पनामा नहर के किनारे पनामा सिटी बंदरगाह, और पनामा सिटी पनामा की कैपिटल भी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो देश आपको छोटे छोटे यहाँ दिख रहे हैं और जो कैरिबियाई देश हैं, जैसे क्यूबा है, एंटीलीज का मोती कहते हैं उसको, तो इसको क्या करेगा कि इसको आप एक काम कर लीजिएगा कि इनकी राजधानी याद कर लीजिएगा। राजधानी को मिलाने के लिए आएगा, एक तरफ देश दे देगा और एक तरफ राजधानियाँ दे देगा, उनको मिलान करना होगा। तो ये जो छोटे छोटे देश हैं इनकी आप लैटिन अमेरिका की जो कैरिबियाई कंट्री हैं इनके, और ये वाले यानी कि सेंट्रल अमेरिका के जो देश हैं, इनकी कैपिटल आपको याद करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और यही जो कैरिबियाई देश सब मिल करके क्या बनते हैं, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है आपस, ध्यान रखिएगा, ये कई सारे देश मिल करके वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। ठीक, तो ये पनामा नहर आपका हो गया। पनामा नहर के बाद हम पुनः चलते हैं कनाडा की ओर, और कनाडा की ओर जाएंगे तो देखिए क्या स्टेटस है यहाँ पर। यहाँ पर 3 प्रांत आपको दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, हम क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे कि क्या होते हैं क्लाइमेट रीजन्स। फिलहाल आप जानिए कि जो ये रीजन है इसको कहते हैं प्रेरीज रीजन। किसी भी कॉन्टिनेंट का जो मध्य वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरीज वाला हिस्सा। मतलब जैसे समशीतोष्ण घास यहाँ मिलते हैं, स्टेपी क्लाइमेट पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ 3 प्रांत आपको मिलेंगे, अल्बर्टा, एक है सस्काचेवान और एक है मैनीटोबा। ये कनाडा के 3 प्रांत हैं। कौन कौन से हैं? अल्बर्टा, सस्काचेवान और एक है मैनीटोबा। ये कनाडा के 3 स्टेट हैं
और इन तीनों स्टेट के बारे में जानिए कि इनको हम प्रेरीज प्रांत कहते हैं, प्रेरीज स्टेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें से मैनीटोबा को आपने पढ़ा था कि मैनीटोबा की राजधानी है विनिपेग सिटी, जहाँ गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर देखिए जो अल्बर्टा की राजधानी है उसका नाम है एडमंटन। अल्बर्टा की राजधानी कौन सा है, कैपिटल क्या है, एडमंटन है स्टेट की। अब इन तीनों के बारे में जानिए। ये जो प्रेरीज प्रांत हैं अल्बर्टा, सस्काचेवान और मैनीटोबा, ये तीनों गेहूं के प्रोडक्शन के लिए, और ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ स्ट्रेपी क्लाइमेट होगा दोस्तों वहाँ गेहूं का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होगा। तो ये तीनों प्रांत गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, एडमंटन के बारे में जानिए कि अल्बर्टा की ये राजधानी है और इसको प्रेरीज सिटी कहा जाता है। एडमंटन को प्रेरीज सिटी कहते हैं और जो खनिज तेल भंडार उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, खनिज तेल भंडार और प्लस उत्पादन प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है एडमंटन। ओके, तो ये एडमंटन हो गया। एक पॉइंट और आप जानिएगा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइलैंड जैसा मिलेगा जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड। क्या नाम है, प्रिंस एडवर्ड। और प्रिंस एडवर्ड के बारे में जानिए कि ये कनाडा का सबसे छोटा प्रांत है। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो प्रिंस एडवर्ड है कनाडा का। ये हो गया। अब अंतिम आपको हम बताएंगे दो मरुस्थल के बारे में। दो मरुस्थल जान लीजिए, बस ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर है मोजावे डिजर्ट, और यहाँ पर एक है सोनोरन डिजर्ट। ये दो मरुस्थल हैं, जिसमें से आप मोजावे को देखिए कैलिफोर्निया स्टेट में है जो यूएसए से संबंधित है, कैलिफोर्निया राज्य से। और जो सोनोरन है ये दो देशों में है, एक है यूएसए और एक है मैक्सिको। ये दो देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। कहीं कोई दिक्कत है आप हमको संपर्क कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और अगर आपको मेरी क्वालिटी समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, जोड़िए इस प्लेटफॉर्म पर, सबको अपना ऐप डाउनलोड कराइए, कोर्स से जुड़िए, लाभ लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है या जो पॉलिटी भी होगी या और भी सब्जेक्ट, हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप घर बैठे ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिस स्टैंडर्ड पे हम काम कर रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटली ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर। तो फिर मिलते हैं फिर ज्योग्राफी की अगली क्लास में, जब हम साउथ अमेरिका लेकर के आएंगे, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।